कहानी की शुरुआत 1998 में होती है। एक आदमी काफी घबराया हुआ दिखाया जाता है, जो अपने घर में आता है, अपना सारा सामान पैक करने लगता है, जिनमें से कुछ पुराने साइन किए डॉक्यूमेंट थे। वह उनमें आग लगा देता है और जला देता है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम मून यंग है, जो कि खामोश खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। उसके फादर वहां आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से, और उसे वहां से ले जाते हैं। लड़की के हाथ में डॉगी होता है, जिसे वह वहां छोड़ देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है, मून यूंग स्कूल से वापस आती है। एक आदमी उनके घर के बाहर बैठा होता है, जो उसे उसके पिता का दोस्त बताता है और उसके पिता के बारे में पूछने लगता है। रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मून यूंग अपने कमरे में बैठकर सो जाती है। उसके पिता और उसके दोस्त आपसे बातें करने लगते हैं। अचानक से रात को उसके पिता उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे मरना होगा ताकि तुम जी सको, और यही से कहानी नेक्स्ट स्टेप में चली जाती है। और हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है मून यूंग की अपनी एक फैमिली है और उसका एक पति है जिसका नाम है सू यांगचा, और उसकी बेटी है जिसका नाम बॉम है। वह दोनों काफी खुशहाल प्रतीत होते हैं। मून यूंग को दिखाया जाता है, जो 2 साल के बाद अपनी फ्रेंड शिनहुआ के साथ पार्टी करने के लिए जा रही है, लेकिन उसका पति उसे रुकने के लिए कहता है। वह कहता है, ज्यादा मत पीना क्योंकि हमारी लॉ फर्म को आगे जा उसे ही संभालना है। इसके बाद वह अपनी बच्ची से मिलती है और पार्टी के लिए एक बार में चली जाती है, जहां पर अपनी फ्रेंड से मिलती है। दोनों बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और मून योंग को होश नहीं रहता है। वहां पर 2 अनजान शख्स आते हैं, वो उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर करते हैं। मून युंग मना करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे मान लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मून यंग एक बिस्तर में है और उसके सारे कपड़े उतारे हुए हैं। वह घबरा जाती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और सीढ़ी से नीचे जाती है, लेकिन खुद को अपने घर में पाकर काफी राहत की सांस लेती है। वह अपने पति को देखती है, जिसके हाथ में एक बैंडेज लगा था। उसे पूछने की कोशिश करती है कि वह अपने घर में कैसे पहुंची, लेकिन उसके पति बात बदल देते हैं। वह बॉम को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाते हैं और मून यंग को कहते हैं कि मैं अपना ख्याल रखें और अच्छी नींद ले, और उसे रात का हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी पीने की सलाह देता है। और उसके बाद मून योंग अपनी पड़ोसन से थोड़ी बातें करती है और इसके बाद वापस अपने घर में आ जाती है और थोड़ा रेस्ट करने के लिए सो जाती है। उसकी आंख लगी ही थी कि इतने में उसके ऑफिस से कॉल आता है कि उनके क्लाइंट है जिनकी आज हियरिंग थी, लेकिन चाव ऑफिस नहीं पहुंचे हैं और इसी वजह से वह काफी ज्यादा नाराज है। ये सुनते ही मून युंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसलिए वह जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में एंटर करते ही वह एक आदमी से टकरा जाती है और के सारे डॉक्यूमेंट बिखर जाते हैं। इसके बाद वह अपने क्लाइंट से मिलती है, जो कि घुमशिन कॉर्पोरेशन के सीईओ है, और यह किस तरह से एक एक्सीडेंट के बारे में था। किम मोनसन नाम की एक लड़की ने 50 साल की एक आदमी को टक्कर मार दी थी, जो ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग यह एक एक्सीडेंट था, इसलिए उसने अपनी सारी बातें एडवोकेट चा को बता दी है। लेकिन जैसे पता चलता है कि एडवोकेट चा इस केस को आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, वह डर जाती है और वहां से भाग जाती है। किसी तरह से मून युंग चीफ जस्टिस को मना लेती है, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अप्रूवल ले लेती है। मून युंग काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पति अब बिना कुछ बताए गायब हो जाते हैं। वह नॉर्मली कभी भी इस तरह की इयरिंग्स को अवॉइड नहीं करते हैं, काफी केयरफुल रहते हैं, लेकिन आज वह अपनी इतने इंपॉर्टेंट केस को छोड़कर ना जाने कहाँ थे। इस बात को सोचते हुए वह अपने कलीग के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक कार पर पड़ती है। इसके ड्राइवर के हाथ में एक बैंडेज लगी थी। उससे याद आता है कि उसके पति के हाथ में भी इसे वैसे ही बैंडेज लगी हुई थी। इसी वजह से वह काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसे कार का पीछा करने लगती है, लेकिन वह गाड़ी ट्रैफिक में गायब हो जाती है। इसी वजह से उसे वापस आना पड़ता है। वापस वह अपने ऑफिस में आती है, उन सभी गवाहों से पूछताछ करती है ताकि केस को और अच्छी तरह से समझ सके। उन्होंने एडवोकेट चा के बारे में पता करने के लिए पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट आया नहीं था। मून युंग अपने सभी दोस्तों को कॉल करती है, पता करने की कोशिश करती है कि क्या किसी ने एडवोकेट चा को देखा है। इन सब में वह इतना ज्यादा उलझ जाती है कि उसे याद नहीं रहता है कि उसकी बेटी के स्कूल खत्म हो चुका है। उसे कॉल आता है घर से। उसकी बेटी कहती है कि आप कहाँ हैं, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। इतने में उसकी मॉम फोन पर बात करती है। वह कहती है कि मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं बॉम को स्कूल से ले आई। तब जाकर मून योंग राहत की सांस लेती है और वापस घर जाती है। घर जाकर वह अपनी माँ से बात करती है। वह काफी चिंता में थी क्योंकि एडवोकेट चा अभी तक घर वापस नहीं आए थे।
उसकी माँ से कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई थी। मून यून कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग बच्चे नहीं हो, वह वापस आ जाएगा। इसके बाद वह अपने रूम में देखी जाती है। वह कुछ पैसों को संभाल रही होती है, काफी घबराई हुई थी। इतने में म्यू गंग का कॉल आ जाता है, जो उसे कहता है कि एडवोकेट चा कहाँ पर है, तुम लोग अभी मेरे सामने आओ। लेकिन मून यून कहती है कि पहले एडवोकेट चा को ढूंढो, उसके बाद जाकर मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिस्टर म्यू जो अपने सलाहकार से बात कर रहा होता है। उन्हें भी इस बात से काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि ये दोनों मिलकर एक छोटे से केस को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इसके बाद हमें मून यून को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी बॉम्ब के साथ होती है। उसे शिनहुआ का कॉल आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जिस रात को दोनों पार्टी कर रही थी और मून यून अपना होश खो देती है, उस रात उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आया होता है। मून कहती है कि तुमने उसे कॉल क्यों किया था। शिनहुआ कहती है कि मैं कॉल नहीं करा था, क्या तुमने उसे कॉल करा था। वह कॉल हिस्ट्री चेक करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने भी इसे कॉल नहीं करा था। मून यून को लगता है कि चा उसकी जासूसी कर रहा था। अब और परेशान हो जाती है क्योंकि उनका उन लोगों के साथ जाकर झगड़ा हुआ था। वह रेस्टोरेंट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही होती है। अचानक से उसके सामने किम मोन सन आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करती है, इतने में एक गाड़ी उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे किम भाग जाती है। इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि मिस्टर म्यू गंग का सेक्रेटरी होता है, जो एडवोकेट चा के कॉल पिकअप न करने की वजह से वहां होता है। मून यून कहती है कि अभी काफी देर हो चुकी है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद वापस चल जाती है और सो जाती है। सुबह जैसे नींद जाती है, वो घबराए हुई दौड़ती हुई नीचे जाती है, क्योंकि से नीचे से कुछ न्यूज की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि एडवोकेट चा वापस आ चुके हैं, लेकिन जब नीचे जाकर देखते हैं तो उसकी माँ वहां पर थी, जो उसके लिए खाना तैयार कर रही होती है और बॉम्ब के साथ थी। इतने में न्यूज में कुछ लेटेस्ट एक्सीडेंट की न्यूज चल रही होती है, जिसे देखकर मून घबरा जाती है और वापस अपने बेडरूम में जाती है। आप एडवोकेट चा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। इतने में मिस्टर म्यू गंग का कॉल आता है। उसे पूछते हैं कि क्या डॉक्टर चा वापस आ गए या नहीं। अब मून कहती है कि अभी तक आए नहीं है। मिस्टर मू कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो, क्योंकि सिर्फ यही काम नहीं है जो मिस्टर चा कर रहे थे। इसके बाद वह मिस मो को कॉल करती है ताकि ऑफिस के बारे में पता कर सके, लेकिन उसे एक न्यूज मिलती है कि उनके ऑफिस में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से वह ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में जाती है तो ऑफिस का सामान काफी बिखरा हुआ था। मूनगंग वहां पर बिखरे हुए सामान में से अपनी जो काम की चीज है वह चेक करने लगती है। कुछ कम तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऑफिस से कुछ गायब नहीं हुआ था। मिस मो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस वहां पर आती है, छानबीन करना शुरू कर देती है। इस इन्वेस्टिगेशन के हेड लेफ्टिनेंट बोक है, जो मून यूंग के बैचमेट थे, लेकिन मून यूंग अभी एडवोकेट है और वह एक लेफ्टिनेंट होता है। वह मून यूंग से कहता है, डोंट वरी, मैं इस केस को प्रोफेशनली हैंडल करूंगा। वह उसे सीसीटीवी फुटेज दिखता है और उससे कहता है कि क्या उन लोगों को जानती है या नहीं। मून यूंग कहती है कि नहीं, वह नहीं जानती है। वो कहता है, खैर आपके ऑफिस से कुछ गायब तो नहीं हुआ है, तो सिर्फ ये तोड़फोड़ का ही मामला लग रहा है। मून कहती है, गायब हुआ है, मेरे हस्बैंड पिछले 24 घंटे से गायब है। वो कहता है कि आप लोगों के बीच कुछ फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी या फिर कोई टेंशन। मून कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो काफी शांत स्वभाव के इंसान है और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न ही वह किसी तरह मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। उसके बाद मून को एक कॉल आता है, जो कि बैंक ब्रांच से आया होता है, जहां मून को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने एक लोन ले रखा हुआ है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जब वह अपने हस्बैंड के रूम में जाती है, चेक करती है उसकी पेन ड्राइव को और उसके लैपटॉप को चेक करती है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। इतने में मिस मो वहां पर आ जाती है। मून उनसे पूछता है कि एडवोकेट चा अपना डाटा अपने डेस्कटॉप या डिवाइस से रखते हैं या फिर किसी फोल्डर में हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि एडवोकेट चा बैंकरप्ट हो चुके थे। उनके ऊपर $3 बिलियन 75 मिलियन डॉलर का कर्ज था और उन्होंने 3 महीने से अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी तक नहीं दी हुई होती है। और यहाँ पता चलता है कि मून से काफी ज्यादा चीज छुपाई जा रही थी। इस पर मून मिस मो से माफी मांगती है और कहती है कि डोंट वरी, आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी, मैं अरेंज करती हूँ। इसके बाद वह शिनहुआ को कॉल करती है और कहती है कि आपको अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके उसके पति के फोन की लोकेशन को ट्रैक करें। वह जानना चाहती है कि उसके पति कहाँ पर है, लेकिन शिनहुआ मना कर देती है।
वह कहती है ये काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि किसी दूसरे की लोकेशन को इसकी परमिशन के बिना ट्रैक करना क्राइम है। इसके बाद वह अपने ऑफिस में जाती है। उसका ऑफिस के स्टाफ भी मून की काफी तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में मून का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे कॉल करके पूछती है कि क्या एडवोकेट चा का कोई पता चला। मून कहती है कि इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। इतने में बॉम के स्कूल खत्म होने का समय हो चुका होता है। पहले वह सोचती है कि अपनी माँ को कॉल करे, लेकिन वह पहले से काफी परेशान होती है, इसलिए वह कॉल नहीं करती है। अब वह योएन जू को कॉल करती है, जो उसके पड़ोस में रहती है, और उससे बॉम्ब को पिकअप करने के लिए कहती है। उसके बाद में बॉम्ब को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में आई होती है। इतने में योएन जू वहां आ जाती है और बॉम्ब से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, शायद वह आज नहीं आ पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुकीज बनाया है, क्या मेरे साथ आना चाहोगे? और वह उनके साथ चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि शी हुआ भी ना चाहते हुए भी मून के बारे में सोने के लिए मजबूर हो जाती है। वह उसकी फाइल उठाती है और स्टडी करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें मून को दिखाया जाता है। वह अपने ऑफिस से बाहर आई होती है। उसे एक कॉल आता है। ये किम होती है, जो उसे मिलना चाहती है, लेकिन ओपन में मिलने से काफी घबरा रही थी। इसकी एक शर्त थी कि मून अकेले उसे मिलने के लिए आए। वह उसे एक ब्रिज के नीचे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे उसके पास जाती है कि किम उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं किया है, वह एक्सीडेंट उसने नहीं करा था, वह सिर्फ एडवोकेट चा ने जो उसे करने के लिए कहा वह उससे फॉलो कर रही थी। लेकिन अब जब वह खुद गायब हो चुके थे, इसी वजह से वह इन सब में फंस चुकी थी। इसी वजह से वह अब काफी डरी हुई थी। मून को विश्वास नहीं हो रहा था कि एडवोकेट चा ऐसा कर सकते हैं। किम की नज़र मून के पीछे बैठे एक बाइक सवार पर पड़ती है। ये वही गवाह होता है जो मून की केस में हेल्प करने वाला था, उनके पक्ष में गवाही देने वाला था। इससे किम डर जाती है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। वह भी उसका पीछा करने लगता है। अब मून भी उनका पीछा करती है। गाड़ी से वह बाइक सवार नीचे गिरा देती है। इससे किम वहां से भागने में कामयाब रहती है। डू जिन वो मून से कहता है कि वह कुछ नहीं जानती इस बारे में। इतने में एडवोकेट मून को कॉल आता है, जो कि पुलिस स्टेशन से आया होता है। वह बताते हैं कि उसने कुछ दिन पहले एडवोकेट चा के मिसिंग होने की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई थी और कुछ आईडी उन्होंने वहां पर सबमिट करे थे, तो उनकी आईडी से मिलते जोत डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो कि एक एक्सीडेंट साइट पर है। ये न्यूज़ सुनते ही मून शॉक में आ जाती है, क्योंकि जिस एक्सीडेंट साइट की वह बात कर रहे थे, वहां पर एक गाड़ी पलट चुकी थी और जिस डेड बॉडी को वहां पर रखा गया था, उसके हाथ में एक रिंग रखी थी, जिसे देखकर उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। वह काफी घबराई हुई होती है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब द चैनल।